हेलो थर्ड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला। आज आपको जो चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्लासिकल मॉडल की प्रासंगिकता, उसका चैप्टर पिछली क्लास से स्टार्ट किया था। अभी मैं पढ़ा रही हूँ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के व्यक्तिगत विचारों की भारतीय संदर्भ में सार्थकता, जो पिछली क्लास से स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने बताया था क्लासिकल विचारों की उपयोगिता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मार्शल ने बचत के अनुपात में वृद्धि पर जोर दिया था, क्योंकि इससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसी प्रकार A.K. दास गुप्ता ने रिकार्डो द्वारा दिए गए श्रम की पूर्ति व मांग के विश्लेषण का उपयोग करके भारत जैसे अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को दूर करने की संभावना बतलाई थी। उन्होंने बताया था, इस डायग्राम के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि रिकार्डो के अनुसार वास्तविक मजदूरों की स्थिर दर पर श्रम की पूर्ति असीमित होती है अल्पविकसित देशों में। जैसे कि एक्स अक्ष पे आप दिखा रहे हैं कि एक्स अक्ष पर क्षैतिज पथ के समानांतर होती है। यह श्रम की मांग की रेखा को एक बिंदु पर काटती है। मान लीजिए यह बिंदु पूर्ण रोजगार से नीचे का बिंदु है। यदि पूंजी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो श्रम की मांग रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और श्रम की क्षैतिज पूर्ति का बिंदु के ऊपर से काटेगी, जिस पर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार रिकार्डो को द्वारा दिए गए रेखा चित्र का उपयोग करके उसके पूंजी की मात्रा का समावेश करके अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली छिपी हुई बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है, जैसा कि इस डायग्राम में है। इस डायग्राम में बताया गया है, एक्स पर हम बेरोजगार श्रमिकों की संख्या ले रहे हैं और ओ वाई पर मजदूरी की दर रहे हैं। प्रारंभ में जो डिमांड है वो DD1 है, जो ई बिंदु पर काट रही है, और OL श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन श्रमिकों की जो कुल मात्रा है वो AA के बराबर है, यानी LA बेरोजगार श्रमिक हैं अभी। अब इनको रोजगार लगाने पर सबसे अच्छा उपाय है कि पूंजी की मात्रा यानी कैपिटल की मात्रा, मशीनों को बढ़ा दिया जाए, ताकि इन जो LA बेरोजगार श्रमिक हैं उनको भी रोजगार पर लगा दिया जाएगा। जैसे ही श्रमिकों की मात्रा बढ़ेगी, जैसे ही पूंजी की मात्रा बढ़ेगी, तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, या श्रमिकों की मांग जो पहले D1 थी अब बढ़कर स्मॉल D1 W1 हो जाएगी। परिणाम स्वरूप W1 पर काटेगी और OA के बराबर यानी LA जो बेरोजगार श्रमिक थे उनको रोजगार मिल जाएगा और पूर्ण रोजगार का बिंदु हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अल्पविकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, भारत जैसे देश हो, जहाँ पर बेरोजगारी पाई जाती है, अगर उस बेरोजगारी को कम करना है या बेरोजगार श्रमिकों को हमें रोजगार देना है, तो इसके लिए हमें अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही अतिरिक्त पूंजी हमें प्राप्त होगी, हम बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार पर लगाकर पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है क्लासिकल मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भारत में दीर्घकाल में मुद्रास्फीति को समझाने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। भारत में योजना काल के 4 दशकों में मुद्रा की मात्रा यानी M3 है वो 100 गुना से अधिक हो गई है, जबकि वास्तविक आय 4 गुना से कुछ ही अधिक हो पाई है। परिणाम स्वरूप योजना काल में भारत में रिकॉर्ड स्तर पर मूल्य वृद्धि हुई है। अतः भारत में आर्थिक अधिक मुद्रा कम माल का पीछा करती है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भारत में अपने विशुद्ध रूप से चाहे लागू न हो, लेकिन मोटे तौर पर यह हमारे देश में मुद्रास्फीति को समझाने की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी माना जा सकता है। भारत में मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण माना जा सकता है।
चौथा है, माल्थर ने जनसंख्या की वृद्धि को संकट का कारण बतलाया था और इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत जैसे देश में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लागू होता है। यहाँ जन्म दर कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन आंदोलन चलाया जाना चाहिए, अन्यथा जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए प्राकृतिक प्रतिबंध जैसे अकाल, महामारी, संघर्ष, युद्ध, अनाचार आदि का काम करने लगेंगे, जिससे मृत्यु दर बढ़ेगी। माल्थस का जनसंख्या संबंधी संदेश भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सचमुच उपयुक्त माना जा सकती है। यानी इस दृष्टि से क्लासिकल विचारधारा का भारत के लिए महत्व माना जा सकता है। अगला है कीन्स का मॉडल और भारतीय अर्थव्यवस्था। कीन्स के अर्थशास्त्र में अल्पविकसित राष्ट्रों को अर्थव्यवस्था में लागू होने के काफ़ी प्रश्नों पे चर्चा होती रही है, जिसका हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहला है, कीन्स का अर्थशास्त्र पूंजीवादी उद्योगवादी देशों की मंदी की स्थिति को बांधने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। 1930 के दशक में अमेरिका के महान मंदी के संकट से गुजरना पड़ा था। कीन्स ने अपने अध्ययन में उस देश की मंदी को निकालने के सुझाव दिए थे। दूसरा, कीन्स के मॉडल में अनैच्छिक बेरोजगारी पर जोर दिया है, जो अर्थव्यवस्था के प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अतः कीन्स का मांग पक्ष पर अधिक बल दिया है। इसे चक्रीय बेरोजगारी भी कह सकते हैं। यह उस समय उत्पन्न होती है जब कारखानों में माल न बिकने से कारखाने बंद हो जाते हैं। उस स्थिति में पूंजी का उपयोग नहीं हो पाता। पूंजी तो होती है लेकिन उसका उपयोग अवरुद्ध हो जाता है। कीन्स के विचारधारा में पूर्ण रोजगार से कम का संतुलन एक सामान्य बात मानी गई है, जबकि पूर्ण रोजगार पर संतुलन एक विशेष बात होती है। तीसरा, इसमें रोजगार व उत्पत्ति की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होते हैं जहां समग्र मांग तथा अथवा सरकारी व्यय शामिल करने पर C+I+G की रेखा समग्र पूर्ति C+ अथवा समग्र व्यय के काटती है, जो प्रभावपूर्ण मांग से का बिंदु कहलाता है। दूसरे रूप में इसमें आय को निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बचत बराबर विनियोग की स्थिति होती है। चौथा, केन्स के सिद्धांत में गुणक की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है। पांचवा, सरकार मंदी के मुकाबले के लिए CIG में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचने का प्रयास करती है। छठा, कीन्स ने बेरोजगारी व मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए सार्वजनिक विनियोग की बढ़ाने पर बल दिया है। सातवां, सरकारी व्यय पर जोर देने के कारण कीन्स के अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आठवां, कीन्स ने मुद्रा की मांग पर सौदों व आकस्मिक उद्देश्य के अलावा सट्टे के प्रायोजन को भी प्रभाव बतलाया है। नवां, कीन्स के सिद्धांत में ब्याज मुद्रा की मांग व पूर्ति से निर्धारित होता है। ब्याज की दर को केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर कम कर सकता है। 10वां, कीन्स के मॉडल में मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में सीधा संबंध नहीं माना गया है। इस प्रकार देखते हैं कीन्स का विश्लेषण अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, विशेषतः भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ तक लागू होता है। कीन्स का अर्थशास्त्र व भारतीय अर्थव्यवस्था। डॉक्टर VKRV राव, प्रोफेसर AK दासगुप्त, डॉक्टर PR ब्रह्मानंद व अन्य कई अर्थशास्त्रियों ने कीन्स के अर्थशास्त्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त बताया। इसके लिए निम्न कारण दिए हैं। पहला, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कीन्स की बेरोजगारी के दृष्टिकोण से पूर्णतः भिन्न है। कीन्स ने अनैच्छिक बेरोजगारी पर बल दिया है, जो पूंजीगत साधनों के रहते हुए भी मांग की कमी से उत्पन्न होती है। लेकिन भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प रोजगार की स्थिति जो पाई जाती है, साथ में प्रतिवर्ष श्रम शक्ति के बढ़ते जाने से खुली बेरोजगारी भी पाई जाती है, जिसका कारण श्रम के साथ प्रयुक्त होने वाले उत्पादन के पूरक साधन जैसे भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता, दक्षता आदि का अभाव माना गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रमुखतः ग्रामीण किस्म की है। अतः कीन्स के जनाधिक्य वाले अल्प विकसित देशों की बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया गया है। उसका संबंध केवल विकसित औद्योगिक व पूंजीवादी देशों
की मंदी के दौरान पाई जाने वाली चक्रीय बेरोजगारी से था। कुछ लेखक ने यह भी स्वीकार करते हैं कि भारत में समय समय पर कुछ उद्योग जैसे इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि में मांग की कमी के कारण मंदी की दशाएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे इन उद्योगों में उत्पादन व मुनाफे के साथ साथ रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस प्रकार की बेरोजगारी का दायरा बहुत सीमित होता है, जो अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली व्यापक बेरोजगारी से बहुत कम होता है। दूसरा है कीन्स के मॉडल में कृषिगत क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम शक्ति को हटाकर गैर कृषि क्षेत्र में हस्तांतरित करने के विश्लेषण नहीं दिया गया है, जो भारतीय संदर्भ में ज़्यादा प्रासंगिक है। तीसरा, कीन्सियन मॉडल की एक प्रमुख आलोचना गुणक की क्रियाशीलता को लेकर गई है। गुणक क्रियाशीलता के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। पहला, अनैच्छिक बेरोजगारी का पाया जाना, अर्थात अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी समग्र मांग की कमी के कारण होने पर ही गुणक काम करता है। ऐसी स्थिति में विनियोग बढ़ाने पर कारखानों के माल की मांग उत्पन्न होने पर वे चालू हो जाते हैं, उत्पादन व रोजगार बढ़ने लगता है। अनैच्छिक बेरोजगारी में यह मान लिया गया है कि प्रचलित मजदूरी के स्तर पर श्रम की पूर्ति लोचदार होती है, लेकिन छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति में प्रचलित मजदूरी की श्रम की पूर्ति लोचदार नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग यह नहीं जानते कि वे बेरोजगार हैं, उन्हें कुछ वास्तविक आय होती ही रहती है। इसलिए जब तक उन्हें वर्तमान की तुलना में काफ़ी ऊंची आमदनी न दी जाए तो वे वर्तमान कार्य को छोड़ने को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, एक ऐसी उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उत्पत्ति की पूर्ति वक्र दाईं और ऊपर की ओर जाए, लेकिन काफ़ी दूरी व अंतराल तक यह लंबवत न हो जाए। अगला, उपभोक्ता वस्तु के उद्योगों में उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए। इससे अगली, अतिरिक्त उत्पादन कर सकने के लिए कार्यशील पूंजी की पूर्ति तुलनात्मक दृष्टि से लोचदार होनी चाहिए। फोर्थ, गुणक की क्रिया में बाधा पड़ने से उत्पत्ति व आमदनी तेजी से नहीं बढ़ पाते, जिससे बचत से बढ़कर विनियोग के बराबर नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग एक अल्पविकसित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशाएं उत्पन्न कर देता है। अगला, भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर उत्पादन पारिवारिक उपक्रमों व इकाइयों के माध्यम से होता है, जो स्वयं के माल का उपभोग भी करती है। इसलिए उपभोग की जिस सीमांत प्रवृत्ति की केन्स ने चर्चा की है, वह बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। अगला, भारत की मुख्य समस्या आर्थिक विकास की है। यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी अल्प विकास का एक रूप है। राव का कहना है कि विकास की प्रक्रिया के 2 पहलू होते हैं। एक तो आर्थिक विकास के द्वितीय स्तर के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का निम्न रोजगार से पूर्ण रोजगार की तरफ लाया जाता है। दूसरा, आर्थिक विकास के एक द्वितीय स्तर पर पूर्ण रोजगार की दशा में आर्थिक विकास के अगले स्तर तक पूर्ण रोजगार की स्थिति पहुंचने का प्रयास किया जाता है। भारत जैसे देश के लिए कठिन मेहनत करो और अधिक बचत करो का पुराना नुस्खा ज़्यादा लाभप्रद होता है बनिस्पत केन्स के उपभोग के सीमांत प्रवृत्ति के गुणक के प्रभावों से। सातवां, ए.के. दास गुप्त का मत है कि कीन्स की विचारधारा भारत में इसलिए भी लागू नहीं होती कि जहां अतिरिक्त श्रम की स्थिति है और वास्तविक पूंजी मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होने के कारण बेलोच व अन्य में होती है, जो कीन्स की मान्यताओं से मेल नहीं खाती। अगला है, क्या कीन्स के विचार भारत के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक व अनुपयुक्त हैं? जिसमें पहला, कीन्स ने रोजगार बढ़ाने के लिए विनियोग बढ़ाने पर बल दिया है, जो मूलतः सही है।
भारत में पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार, उत्पत्ति, आमदनी बढ़ने पर मदद मिली है। दूसरा, कीन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग मंदी की स्थिति सुधारने के लिए उचित ठहरा है। भारत में भी ऐसा किया गया है और भारत में इस व्यवस्था का समर्थन किया गया है। अगला, कीन्स ने मुद्रा की मात्रा, उत्पत्ति, कीमत के संबंध में क्लासिकल मुद्रा के सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यवहारिक व अधिक वैज्ञानिक माना गया है। इस प्रकार भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समष्टिमूलक मॉडल तैयार करने के लिए कीन्स के विचार नींव के पत्थर का काम कर सकते हैं। निष्कर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्लासिकल व कीन्सियन विचारों का आंशिक रूप से महत्व स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि इनके मॉडल भारत में पूर्णतः लागू नहीं होते। इसमें कुछ सिद्धांत क्लासिकल शास्त्री के, कुछ सिद्धांत कीन्सियन विचारधारा के लागू होते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से एक जगह लागू नहीं होते। थैंक यू वेरी मच।